आज हम देखते हैं बाल विकास, और बाल विकास की पहली क्लास हम पढ़ रहे हैं। हेलो बच्चों, सुने इसमें कि जो भी हम यहाँ पर आपको लेक्चर देंगे, जो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक आपको हमारे टेलीग्राम की इसमें नीचे आपको दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, और से आप अपने नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर हम लेक्चर लेंगे, यानी आपको पूरा समझाएंगे। जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी आपको एक एक करके सारी यहाँ पर आपको भेज दी जाएंगी, ठीक है ना। तो पहले हम देख रहे हैं बाल विकास। इस बाल विकास को देखेंगे कि ये बाल विकास हमारे किस किस राज्य के लिए हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो मध्य प्रदेश में एमपी टेट या रीट, राजस्थान के लिए, यूपी के लिए यूपी टेट, उसके लिए भी हम बाल विकास को यहाँ पर देख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा, सभी विभिन्न राज्यों की जो टेट होगा उसके लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो हम देखते हैं बाल विकास। आखिर ये बाल विकास जो एक विषय है, ये पहले से ही स्वतंत्र रूप में एक विषय था या फिर कहीं से आया है? आखिर ये विषय आया कहाँ से? या हम कह सकते हैं कि बाल विकास की विकास यात्रा। बाल विकास की यात्रा देखते हैं कहाँ से होती है। बाल विकास जो है एक विषय मिलता है हमें मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, तो बाल विकास एक पहले से प्रचलित एक विषय मनोविज्ञान, उससे अलग किया गया है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये मनोविज्ञान कहां से आया। तो ये दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र आपका एक विषय है, उससे ये अलग होता है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि आखिर इसको अलग किसने किया? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप देखेंगे अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक होंगे जिनका नाम होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स इस विषय को दर्शन शास्त्र से अलग करते हैं। फिर यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर मनोविज्ञान में बालकों से संबंधित हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। अर्थात इस विषय के अंतर्गत हम बालकों के लिए विकास की बात नहीं कर पा रहे हैं, ओनली हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, उसको बालकों को समझने की बात कर रहे हैं। तो मनोविज्ञान से फिर ये बाद में ये आवश्यकता महसूस हुई कि एक नया विषय बनना चाहिए, और उसको बाल विकास के रूप में अलग किया गया। और मनोविज्ञान से बाल विकास के रूप में एक विषय अलग करने का श्रेय जाता है आपके स्टैनले हॉल को। स्टैनले हॉल, ये भी आपके अमेरिका यूएसए के आपके विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर बाल विकास की हम विकास यात्रा देखा कि एक दर्शन शास्त्र विषय से अलग हुआ मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से फिर एक अलग विषय आया बाल विकास। और यहाँ पर हम विभिन्न अवस्थाओं में बाल विकास को देखते हैं कि बाल विकास में आखिर चीज क्या है, ये बाल विकास है क्या। तो बाल विकास के बारे में समझते हैं हम कि आखिर ये बाल विकास है क्या। तो बाल में यहाँ पर बाल का अर्थ समय है, बाल का मतलब यहाँ पर बालक, और बालक जब भी हम आपसे कहेंगे तो बालक और बालिका दोनों संदर्भ लिए जाएंगे इससे। तो बालक, और विकास का मतलब होता है बालकों का विभिन्न आयामों में विकास, जैसे बालकों का शारीरिक विकास, जैसे बालकों का मानसिक विकास, जैसे बालकों का संज्ञानात्मक विकास, जैसे बालकों का संवेगात्मक विकास, जैसे बालकों का नैतिक विकास। यानी यहां पर और भी बहुत सारे विकास यहां पर देखे जाएंगे कि आखिर बालकों का हम विकास किस किस क्षेत्र में देखते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में विकास की बात की गई है कि बालकों का विकास करना है, हमें किस तरीके से बालकों का विकास किया जाए। इसके लिए इस विषय को अलग विषय के रूप में रखा गया, बाल विकास। यहां पर हम देखेंगे कि शारीरिक विकास, अर्थात जो बालकों का शरीर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से बालक का जब जन्म हो जाता है उसके बाद बालकों में वृद्धि, शारीरिक रूप से विकास किस प्रकार के हो रहा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मानसिक विकास, यानी बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। संज्ञानात्मक, या इसको हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास को हम सोच सकते हैं कि आर्थिक आपका मानसिक विकास ही समझिए एक तरह से, इसको संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इन सभी आयामों में, जैसे संवेगात्मक विकास समझे इसका हम, तो संवेग दो शब्दों से मिलकर के बनता है सम प्लस वेग। सम प्लस वेग, अर्थात ये संवेग होता क्या है? किसी भी व्यक्ति या बालक के मन में उत्पन्न होने वाले विचार, उनको हम संवेग के नाम से जानते हैं। यहां पर थोड़ा सा टर्म समझेंगे। यदि हमारे मन में कोई विचार आया और वो विचार यदि आपके शरीर के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया, तो वो भाव कहलाता है। और जब ये विचार शरीर के बाहर आ गया तो वो संवेग कहलाने लगता है। समझते हैं इस टर्म को कि आखिर क्या है संवेग। सम मतलब बराबर, वेग मतलब
कोई परिवर्तन। तो यहां पर समान रूप से जब आपके शरीर में परिवर्तन होता है तो उसे संवेग कहा जाता है। अर्थात इसको हम दूसरे शब्दों में समझें कि एक ऐसा विचार जो हमें हमारे शारीरिक रूप को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से परिवर्तित कर दे, वो संवेग कहलाता है। जैसे कोई संवेगों का कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे क्रोध, डर, इस प्रकार के संवेग होते हैं। जब कभी हम डर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम डर गए हैं, आंतरिक रूप से भी परिवर्तन हुआ। बाहरी रूप से तो हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है, लेकिन आंतरिक रूप से भी हम यहां पर देखते हैं कि जब डरते हैं तो पसीना निकल आता है। तो आखिर ये पसीना कहां से आया? तो हमने देखा कि इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। शारीरिक रूप से बाहरी एवं आंतरिक परिवर्तन, तो ये हो जाता है आपका संवेग। तो इसके अंतर्गत हम संवेग देखते हैं, यानी संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं, और भी कई सारे विकास हैं जो हम यहाँ पर बालकों के बाल विकास के अंतर्गत देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर इस बाल विकास का है, जो बाल विकास में प्राचीन मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होना शुरू हो जाते हैं आपसे कि देखिए ध्यान से, इसको क्वेश्चन बनता है सबसे पहले, प्राचीन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? प्राचीन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, ये सीधा सीधा आपका एक कोटेशन आ जाता है, आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो हम देखते हैं प्राचीन शब्द लग गया और मनोविज्ञान के आगे, तो इसका जनक है, इसका प्राचीन विज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? यहां पर अरस्तु ने। तो यहां से कोटेशन बनना शुरू होते हैं और एक एक नंबर के प्रश्न यहां से आना शुरू हो जाते हैं। अरस्तु, प्राचीन मनोविज्ञान। जब इसी प्राचीन मनोविज्ञान को जब हम 16वीं शताब्दी में देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, यानी 16वीं शताब्दी में जो हमारा मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो गैरेट ने कहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, गैरेट मनोवैज्ञानिक है आपके गैरेट। समर्थन में देखेंगे तो समर्थन में इसके अरस्तु आ जाएंगे। किस किसने इसका समर्थन किया है? तो अरस्तु आ जाएंगे, डेकार्टे आ जाएंगे, आपके प्लेटो आ जाएंगे, यानी सभी ये जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं या दार्शनिक हैं, ये सभी लोग इसका समर्थन करते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। लेकिन हम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान से नहीं जोड़ पाते हैं। आगे चल करके इसमें फिर संशोधन होते हैं और आगे आने वाले विद्वान आपके 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है 17वीं शताब्दी में? तो ये आपको मिलेंगे पोम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी, या कहीं कहीं आपको पोम्पोनॉजी में मिल जाए, पोम्पोलॉजी, जो कि इटली के रहेंगे, इटली के दार्शनिक होंगे, ये मनोवैज्ञानिक होंगे। तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। अब इसमें भी संशोधन होगा, उसके बाद आगे जाएंगे आप तो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में फिर से मनोविज्ञान की परिभाषा चेंज होगी। 18वीं शताब्दी में देखेंगे तो चेतना का विज्ञान कहा गया इसको। 18वीं शताब्दी में क्या कहा मनोविज्ञान को? चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? 3 यहां पर मनोवैज्ञानिक आपको मिलते हैं, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम सल्ली। तो ध्यान रखेंगे, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और विलियम सल्ली। सल्ली, कहीं सली भी मिल जाता है तो विलियम सल्ली। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे प्राचीन मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा है, 16वीं शताब्दी में गैरेट ने कहा है, 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी ने इसको मन मस्तिष्क का कहा है, और 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान किसने कहा है? 3 मनोवैज्ञानिक यहां पर आते हैं। लेकिन तब भी यहां पर ने देखा कि आखिर कोई व्यक्ति चैतन्य है तो क्या हम उसके मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं? ओनली चैतन्य होना, तो यहां पर इसको भी नकार दिया गया। आगे एक परिभाषा आती है फिर से 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को फिर अलग रूप से परिभाषित किया गया। तो हम देखते हैं यहां पर कि वैज्ञानिक रूप से या फिर अन्य तरीके से 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार या अनुभूति, व्यवहार या
अनुभूति का विज्ञान किसने कहा? तो ये वाटसन आते हैं आपके, और वाटसन आपको बताते हैं कि ये व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान है। और यही वाला आज सामान्यतः जनरली यही वाला माना जाता है कि 20वीं शताब्दी में आज हम मनोविज्ञान को मानते हैं कि व्यवहार या अनुभूति पर आधारित है। हम किस प्रकार का व्यवहार किसके साथ कर रहे हैं, किस प्रकार की अनुभूति हम देख रहे हैं, मिलती है देखने को किसी में, तो हम समझते हैं कि आखिर वो बालक किस प्रकार का है, उसका हम साइकोलॉजिकल तरीके से उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसके व्यवहार से क्या व्यवहार है उसका, उस प्रकार से। तो आजकल हम देखते हैं वाटसन इसके जो बताया है यही वाला मत अभी सर्वमान्य है। इसके अगर सहयोगी देखा जाए तो स्किनर, वाटसन के सहयोग के रूप में स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ आदि मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसका एक विकास, कैसे एक विकास क्रम चल रहा है और कैसे आकर के 20वीं शताब्दी में हमने व्यवहार या अनुभूति के रूप में इसकी डेफिनेशन देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हमारी जो विकास है, विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं यहां पर विकास का कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा। विकास की अवधारणा क्या है, आखिर ये विकास है क्या? विकास का अर्थ और विकास की अवधारणा दो चीजें होती हैं। तो हम समझेंगे विकास की अवधारणा, और विकास की अवधारणा में हमें देखेंगे कि जो विकास है एक क्रमिक रूप से अविरल लगातार चलने वाला एक सतत प्रक्रिया होती है। क्रमिक यानी क्रम से, लगातार, अनवरत, ये सतत एक प्रक्रिया होती है विकास की, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया में हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिर एक बालक का विकास हो रहा है। विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? बालक का शारीरिक विकास होता है, बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक का सामाजिक विकास होता है, बहुत सारे विकास इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अर्थात विकास कभी न रुकने वाली एक सतत प्रक्रिया है। विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि बालकों के विचारों का, बालकों के दृष्टिकोणों का, बालकों के व्यवहारों का, बालकों के जो व्यक्तित्व व्यवहार है उसका, बालकों के स्वभाव का, इन सब का विकास अपने आप धीरे धीरे होता चला जाता है। जब एक बालक छोटा होता है तो वो अलग तरीके से सोचता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, जैसे वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व हो रहा है तो उसके विचार और दृष्टिकोणों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। तो ये हम देखते हैं इसकी अवधारणा। अब अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि आखिर इसका बाल विकास का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ क्या है, अर्थ के संदर्भ में देखें तो अर्थ क्या है इसका कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो बालक के गर्भावस्था से शुरू होकर के, बालक के कहां से? गर्भावस्था से शुरू होकर के, गर्भावस्था से शुरू होकर के विभिन्न अवस्थाओं में, शैशवावस्था, उसके बाद सामान्यतः बाल्यावस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है यहां पर। तो इसको कहा जाता है कि बालकों का विकास सतत लगातार तरीके से होता रहता है, हमेशा चलता रहता है। विकास एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। विभिन्न अवस्थाओं में यहाँ पर बालकों का विकास देखा है और जैसे जैसे बालक गुजरता चला जाता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता जाता है और आखिर में जाकर के ये परिपक्वता की प्राप्ति करता है। तो इसका अर्थ देखा हमने और विकास देखा, तो अर्थ और विकास लगभग समान प्रोसेस हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती है कि आखिर विकास से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम कैसे समझें। बच्चों में आज सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर हम परिभाषाएं याद कैसे रखें, और हमेशा परिभाषाएं आती हैं तो परिभाषाएं और सिद्धांत, ये डेली हम आपको 5 सिद्धांत बताया करेंगे, डेली 5 सिद्धांत लिख दिया करेंगे बोर्ड पर, तो आप लोग उनको देख सकते हैं सिद्धांतों को, और साथ ही साथ हम परिभाषाएं भी डेली बताएंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा, यूनिट रहेगा, जो उसमें परिभाषा चलती जाएंगी, उन परिभाषाओं को हम आपको बताते चलेंगे और याद करने का एक ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखते हैं। जैसे अब हम कुछ परिभाषाएं देखने वाले हैं कि बाल विकास की परिभाषाएं। तो सबसे पहले परिभाषा में देखेंगे कौन आता है, हरलॉक। हरलॉक के अनुसार हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि मैडम हरलॉक है, ये मैडम है। हरलॉक क्या कहती हैं? ये बताते हैं कि विकास का आशय, ध्यान से समझना इसका, विकास का आशय वे व्यवस्थित तथा
समन्वित परिवर्तन है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो ये परिभाषा हम याद कैसे रखें, बड़ी चुनौती होती है छात्रों के सामने कि इस परिभाषा को याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए हमें ट्रिक बनाइए छोटी सी, हम सिर्फ इतना अंडरलाइन करेंगे, व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन। हो गया डेफिनेशन। जब भी परिभाषा लिखें उसमें अंडरलाइन कर लें। तो यहां पर जब भी आपके सामने ये शब्द आए व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन, तो हरलॉक के अलावा पूरे बाल विकास में इस प्रकार की परिभाषा और किसी ने नहीं दी। अर्थात व्यवस्थित और समन्वित दो शब्द हैं, उनको एक जगह कोई लेके नहीं आया। तो हम व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन बस इतना याद रखेंगे और किससे जोड़ देंगे, हरलॉक से। तो इसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, व्यवस्थित तथा समन्वित परिवर्तन लिख दें हरलॉक। इसी प्रकार से एक परिभाषा मिलती है फ्रैंक, एक परिभाषा में मिलेगी फ्रैंक के अनुसार। तो फ्रैंक क्या कहते हैं, फ्रैंक की परिभाषा देखेंगे, शरीर एवं व्यवहार के किसी पक्ष में, शरीर एवं व्यवहार के किसी पक्ष में होने वाला परिवर्तन, किसी पक्ष में होने वाला परिवर्तन यहां पर अभिवृद्धि कहलाता है। थोड़ा ये अभिवृद्धि से संबंधित डेफिनेशन है, अभिवृद्धि कहलाता है। तो इसको याद करने का तरीका देखें, अंडरलाइन करेंगे हम यहां पर शरीर एवं व्यवहार, उसके बाद में और बाद में परिवर्तन, होगी डेफिनेशन। शॉर्ट में इसको बनाएंगे तो शरीर एवं व्यवहार में परिवर्तन किसकी है, फ्रैंक की परिभाषा है। तो इस प्रकार से हम परिभाषाएं आपको बताएंगे जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएंगी। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ मैं सारी परिभाषाएं आपको लिखूंगा नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा समझाने के लिए बताया कि कैसे हम परिभाषाओं को याद करते हैं। जो हमारे नोट्स मिलेंगे उसमें पूरा अंडरलाइन होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमें उसको याद कैसे करना है। यहाँ हम आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे कि परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा जैसे देखते हैं, एक परिभाषा देखने को मिलती है हमारी गैसेल के अनुसार, विकास केवल धारणा ही नहीं है बल्कि विकास का निरीक्षण भी किया जा सकता है और विकास का मापन एवं मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो तीन शब्द यहां पकड़ना है हमें कि विकास का निरीक्षण, मूल्यांकन और मापन। हो गया निरीक्षण, मूल्यांकन एवं मापन, तो तीन शब्द पकड़ना है। गैसेल की परिभाषा हो गई है, कुछ हमें लिखना ही नहीं है इसमें, गैसेल की डेफिनेशन हो गई है। तो इसी प्रकार से हम अन्य परिभाषाएं देखेंगे, कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो वो सब हमारा आपको मिल जाएगा इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसमें आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं वृद्धि और विकास की बात करते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है, क्योंकि जब हम वृद्धि और विकास को समझेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं और देखेंगे कि विकास किस प्रकार से होता है। दो चीजें देखते हैं यहाँ पर, एक तो वृद्धि और एक विकास। वृद्धि जब भी शब्द आए तो आप लोग तुरंत अपने माइंड में ये रखें कि वृद्धि का मतलब सीधी सीधी शारीरिक की बात हो रही है। जो कुछ भी परिवर्तन, जो कुछ भी चेंजेज आने हैं किसमें, शारीरिक रूप से आने हैं। तो शारीरिक रूप से देखेंगे। जब भी विकास की बात करेंगे तो विकास में हमेशा गुणों में परिवर्तन होता है, आपके गुणों में परिवर्तन। तो ये दो शब्द ध्यान रखना है कि जब भी हम विकास की बात करें तो गुणों में परिवर्तन, और जब भी हम वृद्धि की बात करें तो शारीरिक रूप से उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। अब हम इनमें अंतर देखना शुरू करते हैं कि आखिर वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो वृद्धि में पहला हम देखते हैं कि वृद्धि हमेशा ही मात्रात्मक होती है। वृद्धि हमेशा ही मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब होता है धीरे धीरे, कोई भी चीज है धीरे धीरे होना जब भी, तो मात्रात्मक मतलब बहुत स्लो प्रोसेस। जबकि गुणों का जो परिवर्तन होता है ये हमेशा कैसा कहते हैं इसको, विकास को, ये हमेशा गुणात्मक होता है। गुणात्मक का मतलब गुणों में विकास, गुणों में परिवर्तन। तो यहां पर हम देखेंगे कि शारीरिक पूछा जाता है क्वेश्चन कि वृद्धि होती है हमेशा, तो उसमें ऑप्शन में आएगा मात्रात्मक, गुणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है वृद्धि हमेशा कैसे होती है, मात्रात्मक। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में हमें यहां पर दिखाई देते हैं एक मनोवैज्ञानिक आने वाले हैं आपके, जिनका नाम है हरलॉक। तो हरलॉक यहां पर विकास को मात्रात्मक
एवं गुणात्मक दोनों बताते हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन बने कि हरलॉक के अनुसार विकास होता है, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे आपको, एक मात्रात्मक ए नंबर में, बी नंबर में मिलेगा गुणात्मक, सी में मिलेगा यहां पर दोनों, डी में मिलेगा कोई नहीं। तो यहां पर हमें देखना है, क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, वृद्धि हमेशा होती है या वृद्धि होती है, तो आंसर लगेगा इसमें मात्रात्मक। जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि विकास होता है, तो आंसर इसमें लगेगा हमारा गुणात्मक। यदि यही क्वेश्चन दोबारा बदल के आ जाए कि हरलॉक के अनुसार विकास होता है, तो सी आंसर लगेगा, यानी दोनों होता है। समझ में आ रहा है? वृद्धि होती है तो मात्रात्मक, विकास होता है, सिंपल क्वेश्चन, विकास होता है बस, तो गुणात्मक। यदि ऐसे आ जाए हरलॉक के अनुसार विकास होता है, तो दोनों आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि विकास की प्रक्रिया में, क्वेश्चन ध्यान से समझें, विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित है या है, ऐसे आएगा, सम्मिलित है या है। तो विकास की प्रक्रिया, जब प्रक्रिया की बात आ जाती है तो आंसर सी लगाना होता है, यानी दोनों होते हैं। जब विकास की प्रक्रिया, भले ही हरलॉक का नाम नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें विकास की प्रक्रिया आ जाए तो उसका आंसर देना होता है दोनों, क्योंकि जो विकास की प्रोसेस होती है उसमें आपका ये शारीरिक वाला भी इसी में पॉइंट जुड़ जाता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन से देखें, 4 प्रकार से क्वेश्चन बन गए। वृद्धि होती है मात्रात्मक, विकास होता है गुणात्मक, हरलॉक के अनुसार विकास होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो दोनों ही आंसर लगेगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को, तो कंफ्यूजन दूर करेंगे तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं और कि इसमें और क्या क्या अंतर है। तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है दोनों को। वृद्धि यहां पर जो होती है एक साधारण प्रक्रिया होती है। वृद्धि कैसी होती है? एक साधारण प्रक्रिया, जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों? विकास साधारण प्रक्रिया कैसे हो गई भाई साहब? कि साधारण प्रक्रिया है ये, क्योंकि इसमें जब हम बालक को कुछ भोजन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो भोजन दे नहीं रहे, जो हम घर में खा रहे हैं वही उसको खिला रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आराम से साधारण प्रक्रिया है। लेकिन जब विकास की बात आती है, उसके गुणों में विकास करना है, तो उसके लिए एक जटिल प्रोसेस है। आप जाकर के सीधा उसका विकास नहीं करवा सकते हैं। कई बार देखा होगा कि घरों में बच्चे होते हैं छोटे, तो घर में हम उनको नहीं पढ़ा पाते हैं, जबकि खाना हम घर में खिला रहे हैं, साधारण प्रक्रिया, वृद्धि घर में हो रही है। लेकिन विकास की जब बात आती है तो इसके लिए एक ट्यूटर लगाइए, ट्यूशन भेजिए इसको, अर्थात जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बालक विकास उसका हम घर पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका। वृद्धि का अर्थ हमेशा संकुचित होता है। इसका अर्थ कैसा होता है? संकुचित। क्यों संकुचित होता है? क्योंकि केवल इसमें हम शारीरिक की बात करते हैं, यानी एक पक्ष की ही बात कर रहे हैं, इसलिए इसका दायरा कैसा हो गया? छोटा हो गया, संकुचित हो गया। और ये वृद्धि विकास के अवयवों में से एक ही होती है। जब हम देखते हैं विकास, विकास का अर्थ कैसा होता है? व्यापक होता है। व्यापक क्या होता है? क्योंकि इसमें शारीरिक तो है ही, शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, जितने भी विकास हैं, जितने भी आयाम हैं, वो सब शामिल हो जाते हैं। इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है और इसका क्षेत्र हमेशा संकुचित रहता है। आगे देखें, जो आपका वृद्धि होती है वो गर्भकालीन अवस्था से लेकर के, गर्भकालीन अवस्था से लेकर के और लगभग 20 वर्ष की आयु, लगभग 20 वर्ष की आयु तक ही होती है। 20 वर्ष की आयु तक ही होती है। जबकि आपको विकास, मैंने अभी बताया था कि विकास गर्भावस्था से ये भी शुरू होगा, यानी सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। कोई पूछे कि बालक का सबसे ज्यादा विकास और वृद्धि कहां पर होती है, तो गर्भावस्था में होती है। अभी हम आगे बताएंगे क्या होती है। सबसे ज्यादा गर्भावस्था, यानी गर्भावस्था से लेकर के शैशवावस्था, विभिन्न अवस्थाओं से, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी अर्थात जब तक बालक या व्यक्ति, जब तक मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसका विकास हमेशा चलता ही रहता है। विभिन्न जो हमारी अवस्था है, उन अवस्थाओं से गुजरता हुआ जब तक मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसका विकास होता रहता है। जबकि वृद्धि
गर्भकालीन से शुरू होगी, गर्भकालीन अवस्था से, और लगभग जाकर के किशोरावस्था में ये समाप्त हो जाती है। तो एक अंतर ये हो गया। एक अंतर यहां पर हम देखते हैं, यह एक भौतिक विकास होता है। जो वृद्धि होता है, वृद्धि एक भौतिक विकास है। भौतिक का तात्पर्य यहां पर होता है शारीरिक रूप से ही, शारीरिक रूप से ही, यानी फिजिक मतलब भौतिक, अर्थात आपका बॉडी। तो यहां पर वृद्धि जो होती है वो केवल भौतिक रूप से ही इसका विकास होता है। जबकि हम अभी देख चुके थे विकास का गुणों में परिवर्तन होता है। विकास में क्या होता है? गुणों में परिवर्तन। तो ये एक अंतर हो गया कि भौतिक होता है, ये गुणों में परिवर्तन होता है। एक अंतर यहां पर होता है, वृद्धि की माप सामान्य होती है। वृद्धि की माप सामान्य होती है, जबकि विकास में देखेंगे तो इसकी कुछ जटिल, इसकी माप देखेंगे तो जटिल होती है थोड़ी सी, या फिर इसको कहें यहां हमेशा विशिष्ट, इसकी जो माप होती है हमेशा विशिष्ट विधियों के माध्यम से होती है। विशिष्ट विधियों के माध्यम से। कैसे विशिष्ट विधियों के माध्यम से? समझते हैं। वृद्धि की माप, मान लीजिए कोई एक 2 वर्ष का बालक है और आप उसके यहाँ पर जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ, और 2 वर्ष का बालक है, उसको देख करके आते हैं, आप उसकी हाइट देख के आते हैं। फिर आप जाते लगभग 3 या 4 वर्ष बाद फिर जाते हैं और जाकर के आप बोलते हैं क्यों भाई आप तो बहुत बड़े हो गए हो। तो बालक कहता है क्यों अंकल आप माप के गए थे, मुझे नाप के गए थे क्या? तो वो कहेंगे नहीं। मतलब ये एक सामान्य माप है कि आप समझ गए देख करके ही कि ये बालक बड़ा हो गया। क्या अब आप बता सकते हो कि उसमें जो गुण है या जो उसका विकास हुआ है, यानी उसका कितना मानसिक विकास हुआ है, कितना उसका भाषिक विकास हुआ है, कितना उसका सामाजिक विकास हुआ है, ऐसे देख के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो क्या होगा? कुछ विशिष्ट विधियां लगानी पड़ेंगी हमें। जैसे आप पूछोगे कि बेटा बताइए आपके पास 5 टॉफी हैं, 2 टॉफी आपने मुझे दे दी, तो कितनी टॉफी बची आपके पास? तो उसका आंसर क्या होगा? 5 टॉफी। 5 कैसे वो पूछेगा? 5 भाई ऐसे, क्योंकि बालक कहेगा मैं आपको दूंगा ही नहीं। तो मतलब ये हो जाएगा कि उसमें विकास हुआ है। अब समझ में आया आपको? एक विशिष्ट विधि लगाई, पूछा तो उसका विकास हो रहा है, ये समझ में आएगा। तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि की माप सामान्य होती है, जबकि विकास की माप विशिष्ट विधियों के माध्यम से हमें करनी होती है। यहां पर देखते हैं अगला इसका अंतर कि विकास में देखा जाता है कि विकास में अगर शारीरिक वृद्धि हो रही है, शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा हो, विकास भी हो रहा हो। तो इधर भी जरूरी नहीं है कि यदि उसका विकास हो रहा हो तो विकास होने के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। अर्थात हम कह सकते कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। मतलब समझें, एक कोई बालक है, आपने कहा कि बहुत लंबा बालक है, हाइट उसकी ज्यादा, 6 फुट से ज्यादा हाइट है, तो क्या आप देख करके ये कहोगे कि बहुत बुद्धिमान होगा? ये क्या ये कहोगे कि बहुत बुद्धिमान होगा? नहीं, क्योंकि ये शारीरिक माप है, जो उसकी जो लंबाई है उससे आप उसकी मानसिक माप नहीं कर सकते। अर्थात विकास होने का यहाँ पर आप मतलब नहीं बता सकते कि उसका विकास भी हुआ होगा। या इधर देखें, यदि किसी व्यक्ति की वृद्धि कम हुई, अर्थात बहुत छोटा कद है, 3 या 4 फुट का है, तो आप ये कह सकते हो कि ये तो मूर्ख होगा, इसमें का तो कोई मानसिक विकास ही नहीं हुआ होगा या सामाजिक विकास नहीं होगा, तो वो भी नहीं कह सकते हो। तो मतलब यह है कि शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उसका विकास भी हो, ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से विकास होने के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अर्थात ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो आज हम देखते हैं इतना जो हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखा। इसके आगे कल हम देखेंगे विभिन्न अवस्थाएं कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। बाल विकास की अवस्थाओं में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा देखेंगे, जैसे रॉश के द्वारा बताएंगे 4 अवस्थाएं बताई हैं रॉश ने। इसी प्रकार से शैली के अनुसार देखेंगे 3 अवस्थाएं बताई हैं, हरलॉक ने 11 अवस्थाएं बताई हैं, भारतीय मनुष्यों के अनुसार देखेंगे 7 अवस्थाएं बताएंगे। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि विभिन्न अवस्थाएं किस प्रकार से विभिन्न अवस्थाओं में बालक जाते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि बाल विकास को पूरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, साथ में पेडागोजी। तो इसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है हमने। और यदि किसी को स्पेशली पीएससी की तैयारी करनी हो, क्योंकि हमारी जो कोचिंग संस्थान उसका नाम पीएससी सुपर 30 है, तो उस नाम से हमने अलग से पीएससी के लिए प्ले लिस्ट बना रखी है। जो भी
विद्यार्थी पीएससी की तैयारी करना चाहते हो, प्री प्लस मेंस, तो इसमें हम अपलोड करते रहेंगे विभिन्न लेक्चर्स और इसी चैनल पर आपको डालते रहेंगे। हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि किसी को स्पेशल कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग देख सकते हैं इसको। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। पूरा हम बाल विकास इसके अंतर्गत आपको पूरा पैडागोजी से लेकर के विभिन्न एक एक बिंदुओं के अंतर्गत जो भी हमारा टॉपिक है, एक एक टॉपिक के अंतर्गत इसको लेते चलेंगे और आपको पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।